लास्ट टर्न पे ये क्वेश्चंस दिए थे, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना था। और ये वाले दिए थे, इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना था एटम्स को 1 2 3 4 नेम करके अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इनके। फर्स्ट है SClO4। स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज SClO4। SClO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो क्लोरीन का साइज सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको सेंटर में हम लोग ले लेते हैं। और थोड़ा सा कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी हमें, जैसे कि ये एसिड है, SClO4 एक एसिड है, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। तो अगर कोई एसिड है तो थोड़ा सा एक चीज याद रखेंगे कि उसमें OH बॉन्ड आपको दिखाई देगा। तो अगर ये बात आपको याद है तो आपको पता है कि एक आपको O ऐसा लगाना है जिसके साथ H लगा दो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है ना, तो चारों लगा दिए। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्यू निकालें। पहले तो एक एक दे दिया, लेकिन पहले क्यू तो निकाल लें भाई। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं? 1। क्लोरीन के लास्ट में 7। ये किसके सिस्टम से बहुत तेज आवाज आ रही है भाई? ये 6 ऑक्सीजन के होते हैं और 4 एटम्स हैं, तो टोटल कितना बन गया अपना? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये 32 इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले हमने क्या किया? सिंगल बॉन्ड लगा दिए। सिंगल बॉन्ड जैसे ही लगाया वैसे ही हमने 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है? जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, BPE हो गए हमारे 10, तो LPE निकाल लेते हैं। LPE कितने आ जाएंगे अपने? 22 आ जाएंगे। LPE आ जाएंगे आपके 22। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 32 माइनस 10 कर दिया 22। अब इन 22 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? पहले साइड एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर सेंट्रल एटम पे लास्ट में आते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका तो कंप्लीट है, तो इसको तो देना ही नहीं है। अब यहाँ के ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन को अगर देखो तो साइड वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले इनको देते हैं 6, दे देते हैं इनको, फिर इनको 6 दे देते हैं, 12 यूज हो गए। अब 6 इसको भी दे देते हैं। अब कितने हो गए देखो? 18 यूज कर दिए हमने। ठीक है, और अब कितने बच गए हमारे पास? अब हमारे पास बच गए 4 इसको दे दिए। ठीक, अब देखो, अब चेक करते हैं भाई, सारे इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सबकी वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीजन को अगर देखो तो 6 यहाँ पे हैं और 2 इसको यहाँ से मिल गए, तो 8 हो गए इसके पास। इस ऑक्सीजन को अगर देखो तो 6 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हो गए, 8 हो गए। इसको भी देखो तो 2 + 2 4 और 4 ये हो गए, और यहाँ पे भी 6 + 2 इसकी बात सेट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? क्लोरीन के लास्ट में कितना था? क्लोरीन के लास्ट में 7 होते थे। ठीक है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी,
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसके पास आपके खुद के इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन इस स्ट्रक्चर में कुछ कमी है, देखो जरा ध्यान से क्या कमी है। अभी 2 नहीं दिए क्या, हो तो गए, देखो टोटल 32 होने चाहिए। 32 देख लो हो रहा है क्या। 1 2 3 4 5 तो बॉन्ड है, तो 10 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए पेयर, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 22। ठीक है, ये बन तो गया। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है क्या, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, कोई प्रॉब्लम है। Cl के भी 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, इधर वाले ऑक्सीजन को भी 8 मिल गए, इधर हाइड्रोजन को भी मिल गए। ठीक है, तो ये बन गया इसका। अब अगर हमें निकालना हो सपोज Fc, तो Fc कैसे निकालोगे, यहाँ पे Fc निकालना बता दे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Cl के ऊपर Fc, इसको फर्स्ट एटम नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड एटम नाम दे देते हैं, इसको थर्ड, सबके लिए Fc निकालना है ना हमें। इसको फोर्थ नाम दे दो, इसको फिफ्थ दे दो, इसको सिक्स्थ दे दो। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं। क्या करना था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर लेते थे या बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 था और लोन पेयर लेते थे। ठीक, अब फर्स्ट एटम को अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 7 होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 7 लिख दिया। एलपी अगर देखो क्लोरीन के पास, तो कोई एलपी है ही नहीं, इसके पास कोई एलपी है क्या, कोई लोन पेयर तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, सारा तो बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पास है ही नहीं। तो एलपी इसके पास 0 है। बॉन्ड पेयर अगर देखो तो कितने हो गए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, क्योंकि 2 2 2 इलेक्ट्रॉन देखने हैं इसमें, तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है। हाँ, जो उसके चारों तरफ जो भी बॉन्ड बना हुआ है ना, जैसे Cl को देख रहे हो तो Cl कितने बॉन्ड बना रहा है, इससे 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 इससे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है ये टोटल लेने हैं आपको, जितने उसमें यूज हो रहे। तो ये 3 आ गया इसके ऊपर चार्ज, क्लोरीन के ऊपर। अब सेकेंड एटम का देखें, सेकेंड को देख लो, सेकेंड का अगर निकालें इस ऑक्सीजन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसके पास लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं कितने, जल्दी बताओ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2/2। तो इसका मतलब ये 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 सेकेंड एटम के ऊपर। ऐसे ही क्योंकि ये भी, इसकी बॉन्डिंग पोजीशन भी इसी तरीके की है, तो इसका भी यही आएगा, थर्ड का भी, जिसकी बॉन्डिंग पोजीशन सेम होगी। पोजीशन का मतलब देखो, इसके पास 6 एलपी और आपके एक बॉन्ड पेयर, इसके पास भी 6 एलपी और एक बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है, और है भी सेम एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो जब कैलकुलेशन में ये वैल्यूज रखोगे तो यही सेम वैल्यू आएंगी। इसका मतलब थर्ड के लिए भी आपका आएगा -1 और फोर्थ के लिए भी आपका आएगा -1। इतनी बात क्लियर है सबको।
क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की सारी उसका कंडीशन सेम है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ का निकाल लेते हैं। फिफ्थ का देखते हैं कितना आता है। फिफ्थ एटम ऑक्सीजन है और उसके पास वैलेंस तो 6 ही होगा। लोन पेयर उसके पास 4 है और बॉन्डिंग में उसने यूज़ किए हैं 4 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ से 2 और दूसरी तरफ से। तो ये आ गया आपका कितना, 0 आ गया क्या। फिफ्थ वाले ऑक्सीजन पे कितना आपका वो आ रहा है, 0। अब बात करें हम लोग सिक्स्थ की। सिक्स्थ है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन को अगर देखो तो हाइड्रोजन को अगर देख लो तो हाइड्रोजन के पास, गुड आफ्टरनून, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, एलपी कोई है नहीं, बॉन्ड पेयर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इस पे 0, फिफ्थ पे 0, और अगर इनको देखो तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे -1 -1। तो सारे -1 को अगर टोटल कर लो, देखो जो फॉर्मल चार्ज होता है सभी के ऊपर, Fc एडक्ट ऑफ Fc ऑन ऑल एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। SClO4 को जब लिखा गया था तो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, न्यूट्रल है ना, ये तो कंपाउंड दिखाया जा रहा है, 0 है। तो इसका मतलब अगर जितने भी एटम्स के हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किए, इसके सारे एटम्स के अगर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे तो टोटल 0 आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो टोटल करके देख लेते हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का, सारे एटम्स। फर्स्ट जो था वो Cl था, उसका आया था +3। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्सीजन थे, उनके -1 -1 और -1 आए थे। और ये फिफ्थ का आया था 0, सिक्स्थ भी है ना, फिफ्थ का आ गया था 0 और सिक्स्थ का भी आ गया था 0। तो टोटल अगर देखो तो ये -1 3 -1 हो जाएंगे, तो ये -3 बन जाएगा और ये +3 है, तो टोटल में क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जब भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो जितने एटम्स हैं सबके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके उनको ऐड करके देख लो। ऐड करके देखने के बाद अगर टोटल 0 आता है, जैसे ये न्यूट्रल है तो इस पर 0 आना चाहिए, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो कहीं पे गलती है। जैसे ये SO4-2 है ना, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे और अलग अलग एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे और सबका फॉर्मल चार्ज जब ऐड करेंगे तो आना चाहिए -2। जो स्पीसीज के ऊपर चार्ज दिख रहा है फॉर्मूला में, वही टोटल फॉर्मल चार्ज होता है सबका, अगर फॉर्मल चार्ज ऐड कर दो। क्लियर है बात। जैसे अब हम लोग SO4-2 का बनाते हैं स्ट्रक्चर और SO4-2 में निकालते हैं और देखते हैं सबका एडक्ट -2 आता है क्या। SO4-2 को बना रहे हैं, पहले निकाल लेते हैं Q जब निकालोगे तो सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं और ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6 होते हैं, दोनों 16 ग्रुप के हैं। और माइनस चार्ज अगर कहीं पे लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 2 का माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 72 कहाँ से आ गया, 64 कहाँ है, इतनी 6। तुम इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कर दोगे तो हम तो घबरा जाएंगे। ठीक है, ये 24 आया और ये 6 और ऐड कर दिया आपने, तो आपका आ गया 32।
32 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सल्फर सबसे बड़ा एटम है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले सिंगल बना देते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या करना है, साइड वाले को देना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने BPE बना दिए, तो LPE कितने आने चाहिए, 32 - 8 हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 24। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले साइड एटम को देते हैं। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन को 4 एटम्स हैं, तो 6-6 अगर दे दें सबको तो बात बन जाएगी भाई। 24 इसी में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर आप 6-6 दे देते। हो गई बात इतनी, ठीक। अब स्ट्रक्चर को देख लेते कंप्लीट है कि नहीं है। ऑक्सीजन को अगर देखो तो 8 चाहिए थे, तो ऑक्सीजन के तो सारे 8 कंप्लीट हैं। सल्फर को अगर देखो तो सल्फर के 2 2 2 2, और सल्फर मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकता था, ये सब भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम कोवेलेंसी बताई थी आपको, सल्फर की कितनी थी, जल्दी बताइए। 6 थी क्या, 246 मैक्सिमम कोवेलेंसी सल्फर के लिए बताई थी। 6, 2 भी शो कर सकता है, 4 भी, 6 भी। कोवेलेंसी का मतलब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड बनते हैं उनको अगर टोटल कर दो तो वो कोवेलेंसी होता है। तो इसने 4 बॉन्ड बना लिए और लोन पेयर सल्फर के पास कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी कोवेलेंसी इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कोवेलेंसी को भी फॉलो कर रहा है, ये सब भी चेक करना होता है साथ साथ। ठीक है, अब निकाले फॉर्मल चार्ज, क्योंकि भाई -2 चार्ज है तो -2 चार्ज किसको दोगे, माइनस का चार्ज तो साइड एटम को दिया जाता है, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। बट किसको दोगे आप ये चार्ज, कौन से ऑक्सीजन को, क्योंकि सभी सिमिलर पोजीशन पे हैं। तो अब निकालते हैं, फर्स्ट सेकेंड इसको बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। इसको 5th बोल दिया। ठीक है, फर्स्ट के लिए निकालें। कौन बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286 6 हो गए। अब एक एक से पूछूंगी, वो बताएगा जिसका नाम लूंगी। कोमल बताइए, इसमें लोन पेयर कितने दिख रहे हैं सल्फर पे। कोमल क्लास में है, कोमल क्लास में है। हाँ, LP बताओ कोमल कितने दिखाई दे रहे हैं सल्फर के ऊपर। लोन पेयर है नहीं है, उसका वो नहीं काम कर रहा है क्या। बच्चे लोग हाँ कोमल, नहीं आवाज नहीं आ रही है कोमल आपकी। मैसेज कर दो कितने लोन पेयर। कोमल का कुछ तो इशू है। चलो कोई और बताओ, कौन बता रहा है। 0 लोन पेयर कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसको हमने लोन पेयर दिया ही नहीं है तो 0 हो गया। बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, कितने बॉन्ड बनाए। हाँ 4 बॉन्ड बनाए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं। तो 8/2 करना पड़ेगा। अब ये आ गया 6 - 4, तो चार्ज कितने का आ गया, +2 का आ गया फर्स्ट पे। अब सेकेंड एटम पे देखो, सेकेंड पे जब निकालोगे तो सेकेंड एटम के लिए लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के 6 होते हैं। LP देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है LP, और बॉन्ड पेयर 2 है। तो यहाँ पे अगर देखो चार्ज -1 आ गया। ठीक है, अब सारे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग पोजीशन देख लो, इसी सेकंड की तरह ही है, थर्ड भी और फोर्थ भी और फिफ्थ भी।
एक ही तरीके का बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 6 लोन पेयर हैं और आपका ऑक्सीजन एटम भी है। तो इसका मतलब अगर आप थर्ड के लिए भी निकालोगे तो -1 आएगा, फोर्थ के लिए भी निकालोगे तो -1 ही आएगा, और फिफ्थ के लिए भी निकालोगे तो क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब कि सल्फर का +2, बाकी सारे जितने चारों ऑक्सीजन है उनका -1। तो अब टोटल कर लेते हैं, सबका फॉर्मल चार्ज का टोटल करें। Fc को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करके देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज ऐड करो। सल्फर का +2 है, बाकी सबका -1 है। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मल चार्ज कितना है आपका, -2 दिया गया है। ठीक, क्लियर है बात। अब ये -2 किसको दें, किसी भी साइड एटम को दे दो और और एग्जैक्टली -2 किसी को नहीं देना है। एग्जैक्टली अगर आपको बोला जाए इस पे चार्ज शो करो ना, तो आप ऐसे शो करोगे। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इसको चार्ज को आपको शो करना है तो सबका शो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक पे -2 तो है नहीं ना। चार्ज किस तरीके से है, अगर यहाँ पे देखें तो इस पे चार्ज है +2 का और बाकी सब पे -1 है ना। और अगर ओवरऑल में दिखाना हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक तरीका ये भी है। एक पे -1 दिखा दो और एक पे -1 दिखा दो, बाकी पे मत दिखाओ, क्योंकि इसका जो आपका +2 ये -1 को कैंसिल कर देगा। तो आप चाहो तो इसको ना भी दिखाओ, चल जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे LP दिखा दो। ठीक, तो ऐसे हमने निकाला SO4 -2 का। अब जैसे ये CH4 है, CH4 का निकालना है। अब आप लोग को निकालने आ रहा है, कर लेंगे सारे एग्जाम्पल। कार्बन को अगर बात करो तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होता है और 4 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो ये हाइड्रोजन कार्बन सबका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, LP है ही नहीं हमारे पास, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो LP भी 0 है। और BP कितने हैं, BP आपके टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और Q आपका 8 था ही। तो अब अगर FC निकालना है आपको ऑफ कार्बन एटम, तो कैसे निकालोगे, वैलेंस -LP -BP/2। कार्बन को अगर देखो तो वैलेंस 4 होते हैं, LP कार्बन पे कोई है नहीं, BP 4 बॉन्ड बनाए हैं तो BP 8 हो गया, 4 - 4 0 आ गया। अब ऐसे ही सारे हाइड्रोजन पे निकालेंगे तो सारे हाइड्रोजन पे भी 0 आएगा। एक हाइड्रोजन पे निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा। हाइड्रोजन को अगर देखो तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, LP कोई है नहीं, BP आपके 1 2, तो 1 - 1 = 0 हो गया। अब जितने हाइड्रोजन है सब इसी तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो सारे हाइड्रोजन का 0 आएगा, ओवरऑल चार्ज भी 0 है सबका, ऐड करो। क्लियर। तो अब जिसको नहीं भी आया होगा वो भी कर लेगा, और जिसको आया होगा वो भी कर लेगा। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में काम करके मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। अब
ये चीज करने आ गई ना, फॉर्मल चार्ज निकालना। और आपका इसको आप लोग वर्क करके मेरे को पीडीएफ इसका बना के या फोटो खींच के भेजिएगा। साथ साथ में नोट्स वगैरह भी सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना अपनी लैंग्वेज में। मैं किसी भी दिन जितने लोग लोकल हैं सबसे मैं नोट्स मांगूंगी। और जो बाहर वाले हैं, कोई बाहर का है नहीं शायद क्लास में, अगर कोई बाहर का है तो बाहर वाले से मैं पीडीएफ मंगवाऊंगी। लोकल वाले तो कॉपी दिखा के जाएंगे। ऑफलाइन सोच रहे हैं हम कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ों का वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे। केमिकल ऑनलाइन वालों का क्या होगा? वो तो कुछ ऐसा कॉम्बो होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। समझ रहे? हाँ, विदुषी बोल रही है, दिखाना है। विधि बोल रही, विधि। हाँ, देखो विधि। कहाँ कहाँ कहाँ? फिर से आपकी एक तो आवाज़ नहीं हो रही है, आप वो करो। कैसे बताओगे आप? फिर से बोलो। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? आवाज़ कट रही है आपकी। रिपीट करो अपनी बात को, आवाज़ कट रही है। जो आपने बात कही। हाँ हाँ हाँ। देखो, ये वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर कई तरीके के बनते हैं, बता रही हूँ जो तुम पूछना चाह रही हो, है ना। ये हम बना रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती हैं। देखो, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप SO4-2 का। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है भाई। -2 का चार्ज है तो एक एक इसको दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन। -2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उस स्ट्रक्चर में। तो एक इस ऑक्सीजन को दे दो, एक इस ऑक्सीजन को दे दो। ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एक अगर मिल गया तो इसके पास 7 हो गए, इसके पास 7 हो गए। तो अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट में, तो उसको एक का ही तो रिक्वायरमेंट है, तो वो एक की शेयरिंग करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इसका 8 कंप्लीट, इसका 8 कंप्लीट। इस सल्फर को देखो तो सल्फर के लास्ट में होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो एक इससे बना लिया सिंगल बॉन्ड, एक इससे बना लिया, शेयरिंग कर लिया, तो इसकी भी कंप्लीट। अब ये ऑक्सीजन बेचारे कैसे अटैच होंगे? तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसमें लोन पेयर दे दिया जाता है। अब इसको तो ज़रूरत है नहीं, पर इसको और इसको ज़रूरत है, तो इसने 2-2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के लास्ट में 6 होते हैं, जिसमें से इसने एक 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लिया यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में।
तो इसके पास एट लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं एलपी के फॉर्म में, और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 ये इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, 2 इसको दे देगा, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, ठीक है। बट इट इज नॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? ये वो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी तो डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया, अभी बोला गया सब कोवेलेंट है। ये जो ये एरो बना के हम बना रहे हैं ना, ये अब नहीं दिखाया जाता, अब इसको भी ऐसे डबल बॉन्ड बोला जाता है, ऐसे, ठीक है। कहते तो ये है कि मतलब होता तो ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये भी स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, लेकिन ये डेटिव नहीं दिखाया जाता, अब ऐसे कोवेलेंट दिखाया जाता है अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया है तब आप ये रूल फॉलो करोगे, अगर आपको एफसी कैलकुलेट करना है तब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बाकी आप ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। किसी भी कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लुईस डॉट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना, चार्ज वार्ज का लेना देना सारा एकदम क्लियर होता है, हिसाब किताब, ठीक। तो आप बना लेंगे सारे के, क्या बनाना है? लुईस डॉट, और निकालना क्या है? 1 2 3 4 नाम देके फॉर्मल चार्ज, और मैं सबसे पूछूंगी, सबका मतलब कॉपी मेरे को देखना है, तो सब लोग व्हाट्सएप करेंगे मेरे को, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, हम लोग केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे थे। बेसिक बॉन्ड हमें पता है किस किस तरीके से बनते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं इनको 2 तरीके से और कैटेगराइज किया गया है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वीक बॉन्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड जो कैटेगराइज किया गया ना, ये कैटेगराइजेशन है हमारा इसकी बॉन्ड एनर्जी, उस बॉन्ड के अंदर कितनी एनर्जी है उस बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। तो बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा है, अप्रॉक्स 200 किलो जूल पर मोल है अगर उसकी बॉन्ड एनर्जी। अभी ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। बॉन्ड एनर्जी अगर इतनी होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर एनर्जी आपकी कम हो, और कितनी कम, 2 to 40 अगर वैल्यू है किलो जूल पर मोल, तो उसको हम बोलते हैं वीक बॉन्ड। मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग अगर एनर्जी के मेजरमेंट के टर्म्स में बोलना है तो 200 या उससे ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग, और अगर आपका 2 to 40 है तो उसको हम बोल देंगे क्या? वीक बॉन्ड बोल देंगे। वीक बॉन्ड में 2 ही तरीके के बॉन्ड हमको पढ़ने हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बहुत सारी जगह केमिस्ट्री में काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये वाला होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 10 to 40 किलो जूल पर मोल होता है इसका एनर्जी, और एक होता है वंडर वॉल बॉन्ड। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम की बेसिस पे वंडर वॉल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो होता है ये इनर्ट गैसेस में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। इनर्ट गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पे ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आयनिक बॉन्ड को रखते हैं, क्योंकि आपको पता है आयन्स अगर कहीं पे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और जब भी आप फिजिक्स में कभी फोर्स पढ़ोगे तो आपको फोर्स के कैटेगराइजेशन में आपको बताया जाएगा कि जितने तरीके के फोर्स वर्ल्ड में होते हैं उसमें ये अच्छा खासा फोर्स है, मतलब इसका अमाउंट अच्छा होता है।
जो चार्जेस के बीच में लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। दूसरी इसमें कैटेगरी है कोवेलेंट बॉन्ड की। थर्ड कैटेगरी में कोऑर्डिनेट को रखते हैं। और फोर्थ एक और कैटेगरी है मेटल्स और मेटल्स के बीच में बनता है मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से हैं, वीक बॉन्ड कौन से हैं? कुछ खास मतलब नहीं है, बट जानना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन तो आता नहीं, बट ठीक है, पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंडीशन क्या होती है अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनना है या आयनिक बॉन्ड बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अच्छी कंडीशन क्या होगी, कब बनेगा अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट? तो देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? एक कोई एटम है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल करके A+ बना लिया, और दूसरा कोई एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और B- बना लिया। अब ये A+ और B- एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और अटैच होके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ आती है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो सिचुएशन है अगर वो इजी हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, उसकी कंडीशन अच्छी है। मतलब अगर एक एटम आपका ऐसा हो जो इजीली इलेक्ट्रॉन गिविंग करे, इजीली इलेक्ट्रॉन गिव कर दे, मतलब क्या है? देखो, केमिस्ट्री में कुछ भी इजी या टफ जो होता है वो बोला जाता है एनर्जी के टर्म्स में। एनर्जी के टर्म्स में मतलब उसमें एनर्जी कम लगे। आपको इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर से निकलवाना है और उसके लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी और वो एनर्जी बहुत कम यूज़ हो। ठीक है, अगर छोटा सा अमाउंट है तो छोटी सी एनर्जी उसको मिलेगी, वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये बनेगा फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और कोई ऐसा दूसरा कोई एटम ऐसा हो, सेकेंड एटम के लिए क्या है, सेकेंड को तो निगेटिव बनना है, तो सेकेंड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सेकेंड एटम के लिए कंडीशन है कि वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन गेन इजीली करे। और जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन इजीली करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम बात करें तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी खासी होती है। हेलोजन होते कौन से हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन होते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बोलो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को तेजी से कैप्चर करता है क्लोरीन। एफिनिटी सबसे अच्छी क्लोरीन की होती है। अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक, तो एक एटम ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो और एक एटम ऐसा हो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एनर्जी जो यूज होती है उसको IE बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। एक ऐसा हो जिसकी IE लो हो, मतलब आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और एक एटम ऐसा है जिसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो फटाफट से चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो एक में टेंडेंसी लूज करने की, एक में टेंडेंसी अच्छी खासी गेन करने की। तो ऐसे जब दो एटम्स मिलते हैं
तब फेवरेबल कंडीशन किसकी बनती है? फॉर आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बात? जैसे देखो, जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का था। यहाँ पे एस ब्लॉक था, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक था, इधर पे पी ब्लॉक, यहाँ पे एफ ब्लॉक। ये बात हुई थी। इधर एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पी ब्लॉक में आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 से, 13, 14, 15, 16, ये एक रफ आइडिया दे रही हूँ, 17 और 18। ये तो इनर्टी होता है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, और ये एक्सट्रीम राइट हो गया इधर, अगर 17 ग्रुप को बोलो। इतनी बात सबको क्लियर है अभी तक जो बात हो? तो लेफ्ट में आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पहले वाले को एल्कली मेटल और दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। इधर अगर एक्सट्रीम राइट में बोलो तो ये 18 ग्रुप है, ये तो ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसकी बात छोड़ देते, इसको नॉर्मल डिस्कशन से इसको अलग ही रखा जाता है। 17 ग्रुप को मान लेते हैं एक्सट्रीम राइट में, तो 17 ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के होते हैं, इनको इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और इधर वाले जो होते हैं, जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट को लो, एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट को लो, तो वो एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की एक अच्छी कंडीशन ये भी है, आप कह सकते हो कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट हैं कोई और एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट हैं, एक्सट्रीम राइट में 17 ग्रुप तक ले सकते हैं, तो उनके बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। जैसा कि सबसे अच्छा, जब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो NaCl को बोला जाता है ना, NaCl की बात करते हैं, मतलब सबसे अच्छा आयनिक में NaCl की बात की जाती है। ठीक है, अगर वैसे बोलो तो बोलोगे ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, नेचर भी अलग अलग होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अच्छा बॉन्ड कौन सा बनता है? आयनिक। सेम बात है, अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। मेटल का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन देने वाली टेंडेंसी का हो, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का हो। तो इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक। मतलब ज़्यादा बॉन्ड कौन किस तरीके का बन सकता है? आयनिक। क्लियर? हाँ। हम्म हम्म अच्छा, ये पॉइंट लिखा है कि नोबल गैसेस separates high electropositive alkali metal and high electronegative halogens। ठीक है, देखो सेपरेट करने का क्या मतलब है? सेपरेट करने का मतलब है कि ये इधर की तरफ एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही होता है ना। हाइड्रोजन को तो बीच में रख दिया गया है, लेते नहीं है, बोलते तो है हेलिना की रब से फरियाद, लेकिन हाइड्रोजन को बीच में रख दिया है। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और इसमें हमारा है इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, अगर हेलोजन की बात कर लो तो हेलोजन में कौन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 17 में, यहाँ पे इसके सोडियम के सामने, लिथियम के सामने फ्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइन, ये आते हैं हेलोजन। ठीक। देखो पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होता है, ये फर्स्ट ग्रुप है, फिर यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से करते हुए यहाँ 17 पे पहुँच गए, अब यहाँ पे 18 आ गया। तो अगर 18 के बाद आते हैं हम एलिमेंट में तो फर्स्ट ही तो आता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं 18 इसको सेपरेट करता है। 18 में ना तो गेन टेंडेंसी है और ना ही क्या होगा, लूज करने की टेंडेंसी होगी। कुछ ही एलिमेंट है जैसे जीनॉन है वो कंपाउंड बनाता है, बाकी तो कंपाउंड बनाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कुछ करना नहीं है। तो ना तो ये है ना ये है, और इसको इन बिटवीन सेपरेशन का पॉइंट तो यही है कि भाई जब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट एटॉमिक नंबर बोलते हो आप, फिर उसके बाद 18 तक आते हो, फिर 18 के बाद फिर फर्स्ट आता है, तो 18 और फर्स्ट और 17 के बीच में अगर देखो तो 18 आता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली कंटिन्यूएशन में देखी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करते हुए 18 तक पहुंचे, और 18 के बाद कौन आएगा, फिर से 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप एलिमेंट को तो इसी तरीके का कंटिन्यूएशन मिलता है हमें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन पे पहुंचे तो 9 हो गया, फिर यहाँ पे नियॉन आएगा, नियॉन का 10 है। अब 10 के बाद जब आते हो तो 11 यहाँ सोडियम आता है, फिर क्लोरीन 17, यहाँ पे आर्गन 18 आएगा, फिर आर्गन के बाद कौन आएगा, पोटेशियम 19। तो आप देख पा रहे हो कि 17 और ये इस 19 के बीच में कौन है, 18 वाला ही तो है। तो इस तरीके से ये बात कही गई है कि ये इसके बीच में सेपरेट करता है, बीच में जो होगी चीज वो सेपरेट करेगी। क्लियर? सबको ये पॉइंट क्लियर है कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है, किस रिस्पेक्ट में लिखी गई? अब देखो, अब अगर बोला जाए कि टेंडेंसी देखो कि आयनिक बॉन्ड बनाने की किसकी हो गई, अगर कंपेयर करना है हमको, तो हम देखें कि सोडियम प्लस की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर अगर देखो तो मैग्नीशियम +2 की होगी, फिर Al+3 की होगी। अब ऐसा हुआ क्यों? सोडियम को अगर देखो तो सोडियम के लास्ट में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालना है, Na+ बनाना है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। मैग्नीशियम को अगर देखो तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास लास्ट में 2 होते हैं, तो ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के +2 चार्ज पे आ सकता है। +2 चार्ज पे जब आएगा तो फिर उसके बाद इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl के पास जाएंगे, MgCl2 बनेगा, या ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ, जिसके साथ भी ये कंबाइन करना चाहे। तो इनको अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन में हम कैसे देखते हैं? कंपैरिजन में ऐसे देखते हैं कि किसके लिए इजी है, किसके लिए टफ है। सोडियम को केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसके लिए इजी हो गया। मैग्नीशियम को 2 निकालना है इसी शेल से, तो इसके लिए भाई 1 निकालेगा, फिर और एनर्जी लगेगी, दूसरा भी निकालना है तो और एनर्जी। एल्युमिनियम की अगर बात करो तो एल्युमिनियम के पास 13 होते हैं, तो इसके पास लास्ट में 3 है, तो इसको 3 निकालने का ऑप्शन है इसके पास, तो इसका क्या होगा, इसके लिए और आपका टफ होगा।
तो इसका मतलब टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम प्लस की, फिर मैग्नीशियम +2 की, फिर एल्युमिनियम +3। क्लियर। अब देखो, अगर हम, ये तो था लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखो आप थर्ड पीरियड को, तो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। 11 से स्टार्ट होता है, 12, 13, 14 एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो कैटायन बनने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट टू राइट में, लेफ़्ट में आपका आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, राइट में जैसे जैसे जाओगे वैसे आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कम होगी अगर हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो, अगर यही केस टॉप टू बॉटम का कोई एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे बोला जाए कि फर्स्ट ग्रुप की बात कर लो, लिथियम हो गया, क्या, हाँ देखो बता रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बात सही कह रहे हो आप, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। लिथियम को अगर देखो तो 2 1 है, इसको देखो तो 2 8 1 है, पोटेशियम को देखो तो 2 8 8 1 है। तो ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड शेल से निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थर्ड शेल से निकालना है, ये सेकंड से, यहाँ पे 3 शेल हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ही तो निकालना है Na+ बनाने के लिए, यहाँ पे फोर्थ से निकालना है, अगर नीचे जाओगे तो फिफ्थ से निकालना होगा, फिर सिक्स्थ से निकालना होगा, और यहाँ पे 7 से निकालना होगा। तो अगर हम देखें टॉप टू बॉटम पे आते हैं, तो जो शेल है वो दूर होता जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता जाएगा, जैसे जैसे शेल बड़ा होता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा, भाई टॉप्स टू बॉटम आ रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज कर रही है, क्योंकि शेल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 2 शेल थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4, फिर 5 6 7 ऐसे होते जा रहे हैं। तो शेल बढ़ता जा रहा है, तो जो आउटर शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है भाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा भाई। अगर न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे लिथियम के केस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और मान लो सीजियम के केस में ये फोर्स और कम हो जाता है, 0.1 न्यूटन हो जाता है। तो जिस केस में फोर्स कम होगा वहाँ पे आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना। जब ज़्यादा फोर्स लगता है तो एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। अब फोर्स कम है क्योंकि यहाँ पे शेल ज़्यादा हो गए, सीजियम और लिथियम को कंपेयर करो तो यहाँ शेल ज़्यादा हो गए तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी है। ईजी और टफ केमिस्ट्री में एनर्जी के टर्म्स में होता है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगे, वो ज़्यादा देनी पड़े आपको, वो टफ प्रोसेस है, और जहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़े वो ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे सीजियम के केस में कम देनी पड़ेगी, लिथियम के केस में ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर टेंडेंसी बोलो तो ये इजीली प्लस पॉजिटिव चार्ज बनाएगा अगर सबको कंपेयर करो तो। CS+ इजीली बनेगा रुबिडियम प्लस के कंपैरिजन में, पोटेशियम प्लस के कंपैरिजन। क्लियर। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई, बात पूरी बात ये समझ में आई कि लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अगर पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव आयन मेकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। भाई ज़्यादा एनर्जी देनी है तो मेकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट अगर कंपेयर करना। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम की बात करो तो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा था, आई डिक्रीज कर रहा था क्योंकि रेडियस बढ़ रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ रही है। तो यानी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ये दिया है, याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं हो तो कम से कम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ डी ब्लॉक के कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे। धीरे धीरे याद हो जाएगी, जब एक बार पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करेंगे ना 4-6 बार तो अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल एक साथ कभी भी नहीं याद होती। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप याद करो, फिर उसके बाद एक एक ग्रुप को याद करो अलग अलग से। उसकी ट्रिक बताई हुई है ना मैंने आपको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम बोले उसकी बात करें तो वो लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज? इंक्रीज करती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे वो निगेटिव आयन बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर बात कर लो आप किसकी, लेफ्ट टू राइट में नाइट्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, फ्लोरीन को ले लो। नाइट्रोजन -3 वाला बनाता है, ऑक्सीजन -2 वाला बनाता है, फ्लोरीन -1 वाला बनाता है। तो इसकी टेंडेंसी की अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन बनाना चाहेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट की बात कैसे हुई, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में है, ये 16 ग्रुप में है और ये किस में है, 17। तो लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे। क्लियर? अब इसमें जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो E A क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है या घटती है? रेडियस बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी। याद रखते हैं कि रेडियस के अपोजिट चलते हैं। रेडियस का ट्रेंड याद रखो तो आप अपोजिट बाकी तीनों प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, आयनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपोजिट ट्रेंड बता दो। कुछ कुछ बीच बीच में एक्सेप्शंस आएंगे। तो E आपका डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम में। E डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन डिक्रीजेस। तो अगर देखें तो एनायन बनाने की टेंडेंसी को अगर कंपेयर किया जाए, अगर आपको दे देते हैं सपोज फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कौन जल्दी से बनना चाहेगा? इन दोनों में एक एक्सेप्शन होता है कि भाई इसमें जो सेकंड वाला होता है ये ज़्यादा होती है इसकी, तो यानी Cl- सबसे जल्दी बनना चाहेगा, उसके बाद होगा F-, उसके बाद होगा Br-, उसके बाद होगा I-। एफिनिटी में जो ये वाला थर्ड पीरियड है ये आगे होता है, इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, और आपको पता भी है पूरी पीरियोडिक टेबल में तो Cl की सबसे ज़्यादा। ठीक, अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, लैटिस एंथैल्पी।